मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट। सर, आपसे बात तो चुनावों को लेकर के करनी है। 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई, बलात्कार और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, इसके कारण पूरे देश में एक सेंटिमेंट है और उस बेटी के लिए तो लोग न्याय चाहते हैं। डॉक्टर सड़कों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। आप कैसे देखते हैं इस घटना को और आप कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं? देखिए, देश में किसी हिस्से में भी इस प्रकार की घटना होती है, वो दिल को झंझोड़ने वाली घटना है। और जो आक्रोश डॉक्टर्स के अंदर है, उसको हम सब समझ सकते हैं और ये स्वाभाविक भी है। राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका पूरा संज्ञान लिया है, रिपोर्ट मांगी, तथ्यात्मक रिपोर्ट, जो इंसिडेंट वहाँ हुआ उसके पश्चात जो हुआ। मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों को, सब लोगों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई होते हुए दिखनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों को संतुष्टि तब होती है जब उनको लगता है कि हमारी बात को लोग कोई सुन रहे हैं और उस पर कुछ एक्शन हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स मांगी हैं, स्टेट गवर्नमेंट से मांगी है, सीबीआई से मांगी है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश में, समाज में इस प्रकार की घटना होती है तो हम सब कलंकित होते हैं। इसमें कोई इसके बारे में पॉलिटिक्स करे अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूं ऐसा कहीं किसी देश में और बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं लगातार, अलग अलग राज्यों में हम सुनते हैं महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो उसकी हम निंदा भी करते हैं और मुझे लगता है इसके प्रति हम सब लोगों को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जो आक्रोश है, जो मेडिकल फर्टर्निटी के अंदर जो गुस्सा है, वो स्वाभाविक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें इस दोषी को पकड़कर सजा देकर एक उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा कहीं ना हो। जैसा आपने खुद का, सर, की सियासत नहीं होनी चाहिए ऐसे मसले पर, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसी घटनाओं पर भी सियासत नहीं रुकती है। राज्य सरकार को घेरा जा रहा है, राज्य सरकार का जो रवैया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो टीएमसी की तरफ से राहुल गांधी पर निशाना साधा जाने लगा, कांग्रेस पर निशाना साधा जाने लगा। ऐसी घटनाओं पर भी जो सियासत होती है, आप खुद एक सियासत है, इस मुद्दे पर अगर हम संवेदना प्रकट करते हैं या दोषियों को पकड़ने की मांग करते हैं तो इसमें कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भाजपा, कांग्रेस, टीएमसी का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि जो इतना बुरा जो काम किया उसकी सख्त सजा दोषी को मिलनी चाहिए और मैं समझता हूँ इस पर सबको अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाकर कुछ बहुत ज़्यादा हासिल होगा नहीं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि कहीं घटना होती है उस पर रवैया किसी का कैसा होता है वैसा होता है। हम सब लोग जो समझदार लोग हैं, जो सभ्य समाज में चाहते हैं कि कुछ ऐसा उदाहरण स्थापित करें कि हम सब एकजुट होकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का काम करें, उस दिशा में हमको काम करना चाहिए। ठीक है। चुनाव पर आते हैं सर। 2 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो चुके हैं, 2 राज्यों का जो चुनाव है वो बाकी है। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, खासतौर पे आपके राज्य राजस्थान की भी बात करें। तो आपको कम उम्मीद होगी, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि जो 10 साल का भाजपा का शासन है, लोग उससे परेशान हैं, बोल नहीं पा रहे थे लोग, लेकिन भावना हम समझ रहे थे, अंडरकरंट हमको दिख रहा था और हमने जो मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों को लोगों ने वोट किया। भ्रम में, प्रचार में, संसाधनों के चकाचौंध में लोग बहकने वाले नहीं हैं, हम जानते थे। तो देखिए सर, फिर तो पहले मैं ये पूछ लूं कि इसके बाद भी तीसरी बार मोदी सरकार बन गई, भले ही बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन एनडीए को तो मेजॉरिटी मिली ही। तो फिर क्या लगता है कि 10 सालों के प्रति अगर लोगों की नाराजगी थी, फिर भी कांग्रेस 100 पार नहीं कर पाई और बीजेपी ने फिर भी सरकार बनी है, लेकिन आप देखिए शुरुआत कहाँ से हुई थी। जब चुनाव घोषित हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद थे और वो छाती ठोक के बोलते थे हम 400 पार करेंगे। जब परिणाम आए तो उनके लगभग 70 सांसद कम हुए और दलों की बैसाखियों पर सरकार का निर्माण हुआ है। तो जो कहा गया था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है और कांग्रेस का संख्या बल लगभग दुगना हुआ है, साथी जुड़े हैं। और जो लोग कहते थे कि इंडिया अलायंस एक कारगर अलायंस नहीं है, एक स्थायी अलायंस नहीं है, बहुत विरोधाभास है, ठीक है, 1-2 लोगों ने कुछ चुनाव से पहले दल बदले हैं, लेकिन इंडिया अलायंस जो एक संयुक्त मोर्चा निकल कर आया है, मैं समझता हूँ उससे जनता को बहुत उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर हम काम कर रहे हैं। अब चुनाव के बाद जो माहौल बना है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, बात सरकार को अटैक करने की नहीं है, जवाबदेही तय करने की है। पार्लियामेंट में जो धड़ल्ले से बिलों को पास किया जाता था, विपक्ष की आवाज़ को बिल्कुल दरकरार किया जाता था, आज वो एक सेंस ऑफ बैलेंस आया है और राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने से जो 250-250 सांसद जो विपक्ष में हैं, वो सब एकजुटता से सदन में सरकार की जवाबदेही तय करने का काम कर रहे हैं। इससे एक अच्छा संकेत मैं समझता हूँ पूरे देश में गया है। लेकिन थोड़ा पलट के अगर देखें तो लगता है कि रणनीति थोड़ी और बेहतर होती, लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ी और एकजुटता होती तो शायद विपक्ष की बजाय आज आप लोग सत्ता पक्ष की तरफ बैठे। देखिए, हमेशा हाइंडसाइट में आप कहेंगे तो और क्या कर सकते थे। निश्चित रूप से
हमेशा संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जो दावे भाजपा ने किए थे, जिस प्रकार का एक अति आत्मविश्वास और घमंड दिखाया जा रहा था सरकार की नीति निर्माण में, सरकार के शासन में, मुझे लगता है कि उसको जनता ने आईना दिखाया है। और खासकर उन राज्यों में जहां पर भाजपा उम्मीद करती थी कि हम सारी सीटें जीतेंगे, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इन सब स्टेट्स के अंदर आने वाली राजनीति को भी एक नई पहचान मिली है इन लोकसभा चुनावों से। क्या कारण, लेकिन आप देखते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन नीचे गुजरात में केवल एक सीट, मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुला। तो इस देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन ओवरऑल आप देखिए कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, महाराष्ट्र में, हर जगह हमारा परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हुआ है। लोगों को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं और अब मुझे लगता है कि घटनाक्रम जो है वो विपक्ष के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में और भाजपा से दूर लगातार लोग जा रहे हैं। अब जैसे विधानसभा के चुनाव हैं, जो सरकार बोलती थी वन नेशन वन इलेक्शन, वो ऐसा माहौल खड़ा नहीं कर पा रही है जहां निर्वाचन आयोग 4 स्टेट्स के चुनाव इकट्ठे करा सके। अभी 2 स्टेट्स के चुनाव डिक्लेयर किए हैं। अब इसका जवाब तो ईसी या सरकार दे सकते हैं, लेकिन जहां कथनी करने में कितना अंतर है। 4 स्टेट्स का जो चुनाव साथ होना था उसको आप करा नहीं पा रहे हैं, 2 स्टेट्स का करा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर स्टेट में आज बीजेपी बैकफुट पर है, चाहे वो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है या झारखंड है। चारों स्टेट्स में कांग्रेस और इंडिया अलायंस अपने दम पर बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या मुद्दा आप देखते हैं चारों राज्यों में, हालांकि हर राज्य का अपना मुद्दा होता है, लेकिन एक कॉमन क्या सबसे बड़ा मुद्दा इन विधानसभा चुनाव में खासतौर पे आपको देखने को? हरियाणा में तो 10 साल से भाजपा सरकार है और ये सब जानते हैं, हर व्यक्ति के ज़बान पर है कि बहुत ज़बरदस्त वापसी कांग्रेस पार्टी करेगी और बड़े बहुमत के साथ करेगी। महाराष्ट्र में जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं, वहाँ कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, 75% स्ट्राइक रेट है, 80% है। लेकिन हमारे जो गठबंधन है, हम लोग चुनाव जीते हैं लेकिन हम एक अलायंस में जीते हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि साथियों के साथ चर्चा ना हो या उनके समन्वय के बाद अपना सीट बंटवारा ना हो। तो हमारा अलायंस मजबूत है और हमारा गठबंधन बहुमत के साथ सरकार महाराष्ट्र में बनाएगा। झारखंड में जिस प्रकार का व्यवहार किया गया, मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, अब फिर तोड़ फोड़ की वहाँ कोशिशें हो रही हैं, तो झारखंड के लोग जो आदिवासी हैं, गैर आदिवासी हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस को दोबारा जिताना है। जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद वहाँ पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? सवाल खड़े किए जा रहे थे कि चुनाव होंगे भी कि नहीं होंगे, आखिरकार चुनाव होने जा रहा है और कांग्रेस की क्या संभावना? चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था। सरकार का मन चलता तो एलजी के माध्यम से शासन चलाते सालों तक, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सितंबर से पहले चुनाव कराने, तब मुझे लगता है मजबूरन सरकार को वहाँ चुनाव कराने पड़ रहे हैं। सब कुछ वहाँ कर लिया, परिसीमन कर लिया, एलजी के माध्यम से अपनी सरकार वो वहाँ चला रहे हैं, सारे हथकंडे अपना लिए, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। लोकसभा चुनाव में एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया उन्होंने। अगर आपके केंद्र के शासन में, आप वैली में अगर आप इतना समझते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है, तो अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए थे आपको। बहरहाल मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव होंगे, वहाँ पर एक बार दोबारा इंडिया अलायंस की वहाँ सरकार बनने जा रही है और वहाँ के लोग अब जो केंद्र का शासन है और जो रवैया रहा, जो यूटी बनने के बाद वहाँ पे जो हालात बने हैं, एक पॉलिटिकल जो चेंज है उसको लोग चाहते हैं और वहाँ पे हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। आपकी बात पे अगर जाएं, अगर 4-0 हो गया असेंबली इलेक्शन में, क्या आपको लगता है इसका असर दिल्ली वाली सरकार, केंद्र सरकार पर भी पड़ सकता है? क्योंकि आप लोग भी बहुत पीछे नहीं है। अगर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू का मन बदले तो कुछ भी हो सकता है। क्या विधानसभा चुनाव का नतीजे का असर आप ऊपर देखते हैं? कोई भी नहीं चाहेगा कि सरकार, देश में अस्थिरता पैदा हो, पहली बात। लेकिन सरकार चलाना, गठबंधन को निभाना, अब जो केंद्र का बजट आया, हमारी सहानुभूति बिहार के लोगों के साथ है, आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ है, लेकिन केंद्र सरकार का जो बजट था उसमें साफ गठबंधन का दबाव दिख रहा था। हजारों लाखों करोड़ रुपए आपने 2 राज्यों को दिए, सिर्फ घोषणा करी है, वो जमीन पे कब तक उतरेगा भगवान मालिक है, लेकिन घोषणाएं 2 राज्यों के लिए करी हैं, उनको राजी करने के लिए की हैं। तो बाकी देश के जो राज्य हैं, वहाँ की जनता है, उनका अधिकार नहीं बनता। तो ये सिर्फ अपना पॉलिटिकल हित साधने के लिए आप यूनियन बजट को पूरी तरह पॉलिटिसाइज करें, इसको भी जनता बहुत बारीकी से देख रही है। और जैसा आपने कहा, अगर 4-0 हुआ तो संभावना खुली रहती राजनीति में। राजनीति में कभी संभावना समाप्त नहीं होती। जो आज सरकार के जो चेहरे थे, जिनमें हमेशा एक तेज रहता था, एक घमंड रहता था, आज वो थोड़ा बहुत धरातल पर उतरे हैं और पब्लिक ने दिखा दिया कि हमारी वोट को, हमारे मत को, हमारे आशीर्वाद को
आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। आप काम नहीं करेंगे, आप संविधान से छेड़छाड़ करने की चर्चा करेंगे, आप आरक्षण में बदलाव करने की चर्चा करेंगे, संविधान को बदलने की चर्चा करेंगे, आप मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे, आप विपक्ष को दबाव में लाकर अपनी बात मनवाना चाहेंगे, आप सांसदों को सस्पेंड करेंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे, तो लोग उसमें रिएक्ट करते हैं। और एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर जरूरी है। हमारा जब चुनाव हुआ था लोक कांग्रेस पार्टी का, हमारे बैंक के खाते बंद कर दिए, नेताओं पर दबाव डाला गया, छापे, इनकम टैक्स, रेड, तमाम तरह की सब कुछ किया गया। बावजूद उसके राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया और इन विधानसभा चुनावों में आप देखिएगा वो ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा। और अगर सियासी माहौल का बदलता असर बिहार में नीतीश जी को मजबूर कर सकता है कि वो अपना पाला फिर बदलें, क्योंकि वो मशहूर हैं यू टर्न लेने। उनके बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन अब वहाँ भी चुनाव बहुत दूर नहीं है। वहाँ चुनाव में अगर उलटफेर हुआ तो संभवतः उसकी आहट दिल्ली में भी आ सकती है। लेकिन हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि विपक्ष होते हुए एक जिम्मेदार विपक्ष की बात हम लोग करें। जो अलग अलग बिल आते थे उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, हम सवाल जवाब करना चाहते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी स्थापित करना चाहते हैं, जवाबदेही तय करना चाहते हैं ना, तो वो काम हम लोग करें। राहुल जी ने संसद के अंदर जो भाषण दिए हैं उसका जवाब सरकार के पास है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि देश की राजनीति में पक्ष जरूरी है और उतना ही जरूरी विपक्ष भी है। हम अपना काम करेंगे, बाकी सरकार चलाना सरकार का काम है। चूंकि आपने आरक्षण का जिक्र किया, अभी देश में एक बहस चल रही है लेटरल एंट्री को लेकर के, ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री को लेकर सरकार ने वैकेंसी निकाली है। अब कांग्रेस घेर रही है, कह रही है ये संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित ओबीसी आदिवासी विरोधी है। बीजेपी बदले में कह रही है कि ये तो नीति कांग्रेस ने शुरू की थी और हम तो नियमों का ख्याल रख रहे हैं। खुद मोंटेक सिंह अहलूवालिया और मनमोहन सिंह लेटरल एंट्री थे, ये बीजेपी का जवाब है। आप क्या है? ठीक है, हमने कई साल सरकार चलाई, 10 साल यूपीए सरकार थी, 10 साल भाजपा सरकार थी। कभी कांग्रेस पे ऐसा आरोप लगा कि आप संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते हो, संविधान में बदलाव करना चाहते हो? राजीव गांधी जी के पास आज उनकी जयंती है, जब वो संसद में प्रधानमंत्री बने तो 425 सांसद थे उनके पास। वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, फिर भी उन्होंने, वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष होते थे शायद उस टाइम या विपक्ष में थे, पूरा मान सम्मान उनको दिया जाता, उनकी बात को सुना जाता था, सबको साथ लेकर चलते थे। ऐसा क्या कारण है कि 10 साल से भाजपा सरकार है और स्वतः ही आरोप लग रहे हैं? भाई हम कहें अलग बात है, उनके खुद भाजपा के नेता बोलते हैं SC ST के आरक्षण की चर्चा होती है, संविधान को बदलने की चर्चा होती है, तो कथनी करने को लोग देख रहे हैं। पहली बात, जहाँ तक आपने लैटरल एंट्री की बात करी है, अगर कोई गुणवत्ता वाला व्यक्ति है और सरकार प्रशासन में अपना योगदान दे सकता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कांग्रेस के शासन में हो सकता है किसी व्यक्ति को हम लोग सरकार में लाए हों, उसकी सेवाओं को हमने लिया हो, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब इस प्रकार आए थे, उन्होंने जो देश में योगदान दिया हमारे सामने है। लेकिन हम लोगों ने कभी इसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हम सबको लाएंगे और उसमें जो SC ST OBC के जो छात्र छात्राएँ हैं जो पढ़कर IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनका हक मार के हम और किसी को देंगे, ऐसी नीति ना सोच कांग्रेस की कभी थी ना कभी हो सकती है। तो हम तो चाहते हैं बजाय इसके कि आप इसके आड़ में आप जो काबिल लड़के लड़कियां हैं, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं, जो सपना देखते हैं अधिकारी बनने का, अफसर बनने का, उनके सपनों को खत्म कर आप सिर्फ लैटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को लाएंगे, तो उसका हम विरोध करते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग झूठा प्रचार करते हैं आरक्षण के मामले पर, डराते हैं SC ST OBC को, और यही वजह है जो लोकसभा चुनाव के परिणाम का विश्लेषण वो इस तरीके से करते हैं कि संविधान खतरे में का नैरेटिव, आरक्षण खतरे में का नैरेटिव कांग्रेस का झूठा प्रचार था जिसके बहकावे में लोग। ये तो आप मानते हैं, डराने का काम कौन कर सकता है, पक्ष या विपक्ष? हमारे पास डराने को क्या है? ED, इनकम टैक्स, CBI, पुलिस, प्रशासन, काफ़ी हद तक कुछ मीडिया भी, सब सरकार के हाथों में है। जो मतलब दबाव की बात आप करते हैं, हम लोग सिर्फ सच्चाई बोल सकते हैं, हम जनता की भावनाओं को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके नेताओं के मुख से अगर संविधान को बदलने की बातें आती हैं, आप खंडन नहीं करते हैं, तो जनता को क्या सोचना चाहिए? और कांग्रेस पार्टी में अगर आप आरोप लगाना चाहते हैं कि आप लोगों को डरा रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, तो आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप खड़े होकर बोल दीजिए। सिर्फ बातें बोलने से नहीं होता, आपके जो कारनामे हैं 10 साल के, उसको भी तो लोग देख रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है। हम लोग हमेशा सच के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, जनता के साथ हैं। किसान नौजवान की बात हम लोग करते हैं। किसने कहा था सरकार को कि 3 काले कानून लेकर आओ? किसने सरकार को कहा कि आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो? किसने कहा कांग्रेस के आप खाते सीज करवा दो? तो ये सारे काम आप करेंगे तो उसका खामियाजा ना तो पॉलिटिकली भुगतना पड़ेगा।
एक और मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डिबेट में है, एससी रिजर्वेशन में कोटे में कोटा, और साथ ही क्रीमी लेयर, एससी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने टिप्पणियां की। अब इसको लेकर 21 तारीख को कल भारत बंद बुलाया हुआ है दलित संगठनों ने। इस पर जो बहस चल रही है, आप क्या सोचते हैं, क्या एससी कोटे का सब कैटेगराइजेशन, उपवर्गीकरण होना चाहिए, कोटे में कोटा होना चाहिए, और क्या क्रीमी लेयर वाली जो बहस है उस पर आपकी क्या है? कुछ समय पहले भी 2 अप्रैल को, कुछ साल पहले, इस प्रकार का बंद हुआ था। कल फिर अलग अलग संगठनों ने एक बंद की कॉल करी है। नहीं तो ऐसे क्या कारण है कि ये माहौल निर्मित हो रहा है कि संगठनों को, लोगों को, आरक्षित वर्ग के साथियों को इस प्रकार के बंद करने पड़ रहे हैं? हम तो शासन में नहीं हैं, केंद्र सरकार 10 साल से भाजपा की है, आपके तथ्य भी आते हैं, आपके भाषण भी आते हैं, आपके आश्वासन भी आते हैं, लेकिन विश्वास कोई नहीं कर रहा है ना। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है ये सब कैटेगरी बनाने का, सरकार के खुद के जो साथी हैं वो खुल के विरोध कर रहे हैं। सरकार ने अपना मत अभी तक स्पष्ट नहीं किया। भाई, सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आया है तो सबसे पहले तो जो कानून मंत्री है, प्रधान, जो भी हैं सरकार के मंत्री, उनको कैबिनेट को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। पहली बात तो मैं समझता हूँ संविधान में जो आरक्षण दिया गया था 3 तरह के हैं। जो एससी का आरक्षण है वो गरीबी उन्मूलन का आरक्षण नहीं है। एसटी का आरक्षण एक प्रथा का है, एक परंपरा का है, एक उनके जो लाइफस्टाइल है उसके कारण दिया गया था। ओबीसी का आरक्षण दिया गया था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल, वो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े थे उनको ओबीसी कहा गया था। तो एससी को जो आरक्षण दिया गया था वो हजारों साल से देश में जो छुआछूत की प्रथा थी, जो दलितों को इस तरह से हजारों साल तक प्रताड़ित किया गया था, उनको मान सम्मान देने के लिए आरक्षण रखा गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें राज्य सरकारों को ये ऑथराइज किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर किसी को भी जल्दबाजी से एक्शन नहीं लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, आम सहमति बनानी चाहिए, और याद रखना चाहिए कि जो दलित समाज को आरक्षण दिया गया था वो सिर्फ दलित पैसे वाला बन जाएगा या उसको नौकरी मिल जाएगी इसलिए नहीं दिया गया था। समाज में जो मतभेद था, जो एक दूरी बन गई थी, जो हमेशा से शोषण किया गया था दलित समाज का, उसको ख़त्म करने के लिए, माइंडसेट को बदलने के लिए आरक्षण दिया गया था। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले सब लोगों से संवाद कर कर, सबको संतुष्ट कर कर, और ये बात सही है जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है या जो लोग अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो दूसरों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये कैसे होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे संवाद कर कर, आमराय बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप ये कह रहे हैं क्रीमी लेयर पे चर्चा होनी चाहिए? नहीं, क्रीमी लेयर कब सिर्फ ओबीसी पे है। सुप्रीम कोर्ट में तो कोई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें एससी एसटी को लेकर आप सब कैटेगराइजेशन पे चर्चा की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सब कैटेगरीज को जो कोर्ट ने बोला है मैं उस पर कहना चाह रहा हूँ कि इस पर बहुत गंभीरता से और बहुत संवेदनशील होकर चर्चा ऑल स्टेक होल्डर से करनी चाहिए, इससे पहले कि हम कुछ करें। ठीक है। और दूसरी बात, सरकार भी तो बोले ना वो क्या चाहती है, क्योंकि सरकार के जो गठबंधन के साथी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार विरोध। हाँ, तो सरकार की क्या राय है उनको बताना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ इसमें बहुत गंभीर मुद्दा है, इसमें जल्दबाजी कर कर कोई एक्शन लेंगे तो मैं समझता हूँ उसके बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। सर, आखिरी में एक सवाल कि जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, माहौल जो है मोटे तौर पे कांग्रेस की तरफ झुका हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वही जो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस की होती है, गुटबाजी। हम हरियाणा में देखें, हम जम्मू कश्मीर में देखें, अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष बदला गया, झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष बदला गया। ये गुटबाजी की चुनौती हर राज्य में कांग्रेस के सामने मंडरा ही रही है। क्या आप खुद राजस्थान से आते हैं जहां की सियासत पर भी गुटबाजी का बड़ा असर रहा है लंबे समय से, किस तरीके से इस चुनौती का सामना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस करेगी या करने जाएगी? पहले तो आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, आपने क्योंकि मेरे प्रदेश का जिक्र किया राजस्थान का, तो अभी आपने कहा गुटबाजी थी और ये था वो था, तो वो तो इस चुनाव की बात कर रहे हैं ना आप। जो पहले चुनाव होते थे 15 साल पहले, 10 साल पहले, वहाँ 200 में से हमारे कभी 20 आते थे, कभी 50 आते थे। इस बार हम 72 विधायक जीत कर आए हैं। तो ये आपने जो कहा उसका ये बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। पहली बात, सरकार नहीं बना पाए अलग बात है, लेकिन हम मिलकर चुनाव लड़े और सबसे बेहतर प्रदर्शन पिछले 25 सालों में विपक्ष में रहते, सरकार में रहते हुए सरकार का यही रहा राजस्थान में। गुटबाजी बहुत ज़्यादा उसको लोग हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा, नेतृत्व में विश्वास रखता है, वो कांग्रेस के प्रति समर्पित काम कर रहा है, कोई भी नेता हो, चाहे पद पे हो ना पद पे हो। और जो नहीं तो चले गए छोड़ के,
बाद में पछताएंगे, लेकिन चले गए छोड़ के। जो कांग्रेस में जो आज हैं, चाहे वो संगठन के पद पे हो या ना हो, सब लोग चाहते हैं कि 10 साल की जो भाजपा सरकार है उसको बदलना हमारी पहली प्राथमिकता है। किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका नेतृत्व, उसका जो निर्णय है वो खरगे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी करेंगे। अब सबका लक्ष्य ये है, बदलाव होगा और सबके सामूहिक योगदान के बाद होगा। और ये मैं कह सकता हूँ कश्मीर के बारे में, हरियाणा के बारे में, झारखंड और महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत कहीं किसी की सोच में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समर्पित भाव से कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा रखकर लोगों के बीच जाकर उनका मत और आशीर्वाद लेने का काम प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम जब चुनाव जीतते हैं तो नेताओं की वजह से नहीं जीतते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जनता से जुड़ाव रखते हैं और पब्लिक का जो मन जीतने का काम करते हैं, उनके श्रम से, उनके खून पसीने से हम लोग सरकार बनाते हैं। और ये भावना तमाम देश के सब नेताओं के अंदर भी है। आपके प्रदेश में सब ठीक है? हमारे प्रदेश में सरकार बनी है 8-9 महीने पहले, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रभाव सरकार का दिख नहीं रहा। जो प्रबंधन थे, चाहे वो बिजली पानी के थे, अब वहाँ कई राज्यों जिलों में बाढ़ आई थी, उसका हमें पता नहीं। वहाँ जो आपदा प्रबंधन मंत्री हैं वो 3 महीने से इस्तीफा दिए हुए हैं, वो मंत्री हैं कि नहीं किसी को पता ही नहीं है। तो बाढ़ राहत का काम कैसे हो रहा होगा आप कल्पना कर सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ कोई बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। अभी उदयपुर में बहुत भयानक घटना हुई थी और उसको भी काबू करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। भविष्य में ऐसी घटना दोबारा हो, इसका भी ख्याल रखना जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है वहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं और इतनी जल्दी ही लोगों का जो इकबाल होना चाहिए नई सरकार में, वो है नहीं। आखिरी में आपको लेकर सवाल, छत्तीसगढ़ की कमान आप संभाल रहे प्रभारी हैं वहाँ के, तो ये जो दिल्ली की सियासत है, हालांकि पहले भी आप यहाँ रह चुके हैं, ये आपको कितना रास आ रहा है और क्या इसकी वजह से आप राजस्थान को उतना समय दे पा रहे हैं जो वैसे आप वहाँ पर दे रहे थे? आपको मालूम है मैं बैलेंस कैसे आप दिखा रहे हैं? मैं भारतीय फौज का भी हिस्सा हूँ, तो हम सब लोग डिसिप्लिन कार्यकर्ता हैं हमारी पार्टी के। जहाँ हमको डिप्यूट किया जाता है वहाँ पूरी ताकत से हम लोग काम करते हैं। मेरे पास छत्तीसगढ़ का प्रभार है और वहाँ पर अब चुनाव संपन्न हुए हैं कुछ 8-9 महीने पहले, तो पूरी ताकत से वहाँ संगठन को पुनर्जीवित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। कई सीट्स हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। वहाँ एक लोकसभा सीट हम आ रहे हैं 1700 वोट से, एक 30-40 हज़ार से। हर सीट पे वहाँ मार्जिन कम हुआ है, तो वहाँ पर बहुत संभावना है कांग्रेस पार्टी को आगे ताकत देने की। और राजस्थान मेरा गृह राज्य है, वहाँ से मैं एक विधायक निर्वाचित हुआ हूँ, तो वहाँ भी जितना कार्यकर्ताओं और जनता की मांग होती है मैं समय देता हूँ। और जहाँ जहाँ पार्टी मुझे भेजती है काम करने के लिए, प्रचार करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए, पूरी शिद्दत से उस काम को करते हैं और आगे भी जो निर्देश मिलेगा उसको काम करें। मैंने सुना है 3 दिन आप छत्तीसगढ़ में बिता रहे हैं, 3 दिन आप राजस्थान में बिता रहे हैं और 1 दिन आप दिल्ली में। नहीं, जहाँ ज़रूरत होती है, अब जैसे चुनाव आएंगे अलग अलग राज्यों में, वहाँ कैंडिडेट्स चाहेंगे, पार्टी चाहेगी, तो वहाँ भी जाके मैं प्रचार करूँगा। पहले भी करता आया हूँ, तो ऐसा कोई सीमित वो नहीं है फिक्स्ड, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ डिमांड लोग करते हैं वहाँ मैं जाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये हम लोग चुनाव हारे हैं लोकसभा के, लेकिन लोगों को उम्मीद बनी है। और आज देश में जो माहौल है अलग अलग राज्यों में, सब कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से बहुत उम्मीद करते हैं। तो उनको ताकत देना, उनके काम में योगदान देना हम सब कार्यकर्ताओं नेताओं का एक दायित्व बनता है। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी में एक नई ताकत तो दिख रही है, एक बदला हुआ माहौल दिख रहा है और यही वजह है कि दावा बड़ा कर रहे हैं सचिन पायलट कि जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें सभी राज्यों में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है कि देश की सियासी जो तस्वीर है उसमें भी बदलाव की लोग संभावनाएं देखने लगेंगे। जो कॉन्फिडेंस है सचिन पायलट का, वो कितना सही धरातल पे उतरता है ये नतीजों पर ही पता चलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट की भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है, क्योंकि गांधी परिवार के बाद अगर सबसे ज्यादा डिमांड चुनाव प्रचार में किसी की होती है तो वो पायलट साहब की होती है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली।